अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवार्ड्स फ्रेंड्स। इराक की जानिब से पाकिस्तान से मज़ीद सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और JF-17 ब्लॉक 3 की एक्विजिशन से मुतालिक लेटेस्ट रिपोर्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। JF-17 के अब तक के तीनों ब्लॉक्स का मुख्तसर जायज़ा और ब्लॉक 3 की मुस्लिम ममालिक के लिए अफादियत और अहमियत पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स और इराक की फ़िज़ाइया के अलावा वज़ारत दिफ़ा के वफ़द की गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात के बाद जारी करदा ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि इराक की एयरफोर्स की जानिब से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा से खरीदे गए 12 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बाद मज़ीद 12 सुपर मुशाक तैयारों की इराक की एयरफोर्स को जल्द डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा इस प्रेस रिलीज़ में मज़ीद कहा गया है कि इराकी एयरफोर्स की जानिब से एक हाई लेवल डेलीगेशन बहुत जल्द इराक से पाकिस्तान का दौरा करेगा, जो JF-17 थंडर की मुमकिन एक्विजिशन और ताउन को एक्सप्लोर करेगा। फ्रेंड्स, इराक की जानिब से 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहली मरतबा न्यूज़ जुलाई 2023 में दी गई थी, ताहम इस खबर की ऑफिशियल सोर्सेज की जानिब से तस्दीक नहीं हो सकी थी। हालिया न्यूज़ के मुताबिक इराक की तरफ से मज़ीद 12 सुपर मुशाक की डील तो कन्फर्म है, ताहम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन अभी तक कंफर्म नहीं है और इस बारे में अभी कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता। जहां तक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की अफादियत की बात है तो ये तैयारा नो डाउट खास तौर पर महदूद बजट और कम खर्च के साथ बेहतर सलाहियत रखने की ख्वाहिशमंद एयर फोर्सेस के लिए सूटेबल ऑप्शन है। मैं अपनी इस बात की वजाहत और सपोर्ट के लिए आपके साथ कुछ अहम बातें शेयर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मिस्र को फराहम करदा 200 से ज़ायद F-16 हों या इराक को फ़रोख्त किए गए 36 F-16 ब्लॉक 50-52 तैयारे हों, इन दोनों मालिक को अमेरिका की तरफ से लेटेस्ट जनरेशन के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी AIM-120 फराहम नहीं किए गए। इन कंट्रीज़ को फराहम करदा F-16 तैयारों के साथ सिर्फ AIM-7 स्पैरो मिसाइल्स ही फ़रोख्त किए गए हैं, जबकि ये मिसाइल कोल्ड वार इरा का एयर टू एयर मिसाइल है जो ना सिर्फ कम रेंज बल्कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वेस्टर्न मिलिट्री इक्विपमेंट खास तौर पर अमेरिकन वेपन्स के साथ हमेशा से ही बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं, जिनको लेकर मुतलका मुल्क का अमेरिका पर इन्हिसार हमेशा के लिए किसी न किसी हद तक बरकरार रहता है। मसलन अमेरिका ने मिस्र के लिए 2009 में F-16 ब्लॉक 52 तैयारों की फरोख्त की मंजूरी के बाद भी मिस्र में बदलते सियासी माहौल के पेश नज़र इन तैयारों की डिलीवरीज को रोक दिया था। इसी तरह से अगर मुतलका एयरक्राफ्ट डिलीवर कर भी दिए जाएं तो उनके स्पेयर्स और स्पोर्ट से मुतालिक अक्सर अमेरिका की जानिब से इस मुल्क को लेतलाल का सामना करना पड़ता है। अब इराक की सूरत हाल देख ली। इराक की हुकूमत ने उस वक्त अमरीकी दबाव की वजह से अमेरिका से $3 अरब खर्च करके F-16 ब्लॉक 50-52 हासिल किए। हालांकि उस वक्त अमेरिका और इराक की हुकूमत ये बात बखूबी जानते थे कि इराकी एयरफोर्स उस वक्त इन तैयारों को एयर वर्दी रखने की पोजीशन में नहीं थी। बहरहाल इराक ने $3 अरब खर्च करके 36 F-16 खरीदे, जिनमें से 2 अमेरिका में ही टेस्टिंग के दौरान डैमेज हो गए। बाकी मानदा तैयारों को एयर वर्दी रखने के लिए अमेरिका ने अपनी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के अफराद को इराक में बाकायदा तैनात किया, जो इन तैयारों की देखभाल और रिपेयर का काम सरअंजाम देती रही है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इसके लिए इराक इस कंपनी को अलग से पे भी करता रहा है। ताहम अब से तकरीबन 4 साल पहले इस कंपनी ने इराक में सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर अपने ऑफिशियल्स को मरहलावार वापस अमेरिका बुला लिया था। लिहाजा पहले से मखदूश हालत में मौजूद ज़्यादातर इराक की F-16 फ्लीट इस वक्त सिर्फ हैंगर्स की जीनत बना हुआ है। इराक इन एयरक्राफ्ट को एयर वर्दी रखने के लिए पाकिस्तान से भी माजी में रजू कर चुका है। फ्रेंड्स, वैसे भी एक कम सलाहियत से लैस एयरक्राफ्ट जितना भी जदीद हो, लेकिन वो किस काम का जब वक्त आने पर वो कोई बेहतर और जदीद हथियार ही फायर ना कर सके। ऐसे में इस तैयारे को फ्लाई करना पायलट की जान को खतरे में डालने के सिवा कुछ नहीं। इधर सऊदी अरब भी बड़ी तादाद में यूरो फाइटर टाइफून इस्तेमाल करता है, ताहम उसकी जानिब से मजीद यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन की दरख्वास्त को भी जर्मनी की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि इन ममालिक की जानिब से वेपन्स को आर्म्स ट्विस्टिंग के लिए कई दहाइयों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। जहां एक मुल्क को S-400 एक्विजिशन पर ग्रीन चिट दे दी गई है और उसे कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी फरोख्त किए जा रहे हैं, वहीं दूसरे को इस पादाश में
پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ فرینڈز، یہ وہ چند مثالیں ہیں جو میری اس بات کو سیکنڈ کرتی ہیں کہ ایسے ممالک کو ان ویپنز کی ایکوزیشن کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو نہ صرف پابندیوں اور رکاوٹوں سے پاک ہوں بلکہ یہ طیارے لو بائنگ اور آپریشنل کاسٹ کے ساتھ کافی حد تک موجودہ دور کی جنگی ضروریات کو بھی فلفل کر سکتے ہو۔ اب ہم JF-17 تھنڈر کے تینوں بلاکس کا مختصر جائزہ لے لیتے ہیں۔ JF-17 تھنڈر بلاک 1 سنگل سیٹ ویریئنٹ ہے۔ اس کی چین میں پروڈکشن 2006 اور پاکستان میں 2007 میں شروع ہوئی۔ JF-17 تھنڈر بلاک 1 پر چین کے پہلے 3 ویپنز جو انٹیگریٹ کیے گئے وہ PL-5E2 شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل، جبکہ دوسرا SG-10 بیانڈ ویژن رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور تیسرا C-802A اینٹی شپ کروز میزائل تھا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان ممالک کی جانب سے اس وقت JF-17 کا بلاک 1 بھی ایکوائر کیا جاتا تو وہ بھی نسبتاً بہتر صلاحیت اور ویپنز کے ساتھ ان ممالک کی ایئر فورسز کو سرو کر سکتا تھا۔ بلاک 1 JF-17 تھنڈر کی اس وقت پر یونٹ کاسٹ $15 ملین بتائی گئی تھی۔ JF-17 تھنڈر کے بلاک 1 کے بعد بلاک 2 ویریئنٹ میں جو اپ گریڈز کی گئی اس میں ڈیٹیچیبل ان فلائٹ ریفیلنگ پراپ یعنی IFR کاکپٹ کی سٹار بورڈ سائڈ پر متعارف کروائی گئی۔ اسی قسم کی ان فلائٹ ریفیلنگ پراپ J-10 ایئر کرافٹ پر بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں امپرووڈ ایویونکس کی بدولت کراکورم ایگل ایویکس کے ساتھ سیکیور ڈیٹا لنک جبکہ بہتر پریسیشن سٹرائک کیپیبلٹی بھی بلاک 2 کی اپ گریڈز میں شامل تھی۔ بلاک 2 میں نئی الیکٹرانک وارفیئر پارٹ کی بدولت الیکٹرانک سپورٹ اور الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز مشن سر انجام دینے جیسی صلاحیت کا بھی اضافہ ہوا۔ JF-17 تھنڈر کا اب تک کا سب سے ایڈوانس ورژن بلاک 3 کی صورت میں تیار کیا گیا ہے۔ اس میں چائنیز 14 انسٹیٹیوٹ کا KLJ-7A ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار نصب کیا گیا ہے جو ایک وقت میں 15 ٹارگٹس کو ٹریک اور 4 کو انگیج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اپ گریڈز میں پائلٹ کے لیے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے سسٹم، اپ گریڈڈ الیکٹرانک وارفیئر سویٹ، نیو ڈیٹا لنک اور فل اتھارٹی ڈیجیٹل فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم کے علاوہ ورائٹی آف ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز اس بلاک کے ساتھ آفر کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ PL-15 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل، PL-10 ہائی آف بور سائٹ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور CM-400 AKG سپر سونک اینٹی شپ کروز میزائل قابل ذکر ہیں۔ بلاک 3 پر ایک ایڈیشنل ہارڈ پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے جو انجن ایئر انٹیک کے نیچے نصب ہے۔ اس پر الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز یا پھر ٹارگیٹنگ پارٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو عراق کی لیٹسٹ ایکوزیشن اور فیوچر پاسبلٹی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس کے علاوہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی مسلم ممالک سمیت لو ٹو میڈیم بجٹ ایئر فورسز کے لیے افادیت اور اس کے تینوں بلاکس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔